नमस्कार। किसानों का गुस्सा थम नहीं रहा है। पंजाब हरियाणा में टोल प्लाजा बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग के हों या राज्य के, लेकिन आम लोगों को गुजरने दिया जा रहा है। रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हैं, रिलायंस की दुकानें बंद हैं, साथ ही सभी बड़े बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जा रहा है। रेल रोको अभियान तो पहले से ही चल रहा है, तो किसान अपनी बात मनवाने पर यहाँ पर उतारू हैं। आज हरियाणा के अंबाला में किसानों ने बीजेपी की किसान रैली का विरोध किया। किसानों ने रैली से पहले अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया और कुरुक्षेत्र के सांसद और राज्य के पूर्व मंत्री नायाब सिंह सैनी का घेराव किया। किसानों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। इधर केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 कानूनों का पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का लगातार कहना है कि इन कानूनों के कारण कृषि क्षेत्र कॉर्पोरेट के नियंत्रण में चला जाएगा, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, नई तकनीक का उनको फायदा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस समय क्या स्थिति है, पंजाब हरियाणा से क्या जानकारी। जी देखिए, पंजाब में हर जगह फिलहाल जो है रेलवे ट्रैक्स जो हैं पूरे पंजाब में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनियंस की तरफ से ब्लॉक किया गया है। कई जगहों पर पंजाब में कहीं भी अभी ट्रेन न आ रही है न जा रही है। इसी तरह कई स्टेट और नेशनल हाईवेज जो हैं उसके टोल प्लाजास पे जो है किसान बैठ चुके हैं। हालांकि आम लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन टोल कलेक्शन नहीं हो रहा है। यही हाल नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज का पंजाब में है। जहां तक हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में कहीं पर वैसे हाईवेज ब्लॉक नहीं किए गए हैं, ना टोल प्लाजास ब्लॉक किए गए हैं, लेकिन किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में केंद्र के कई मंत्री और भाजपा के कई बड़े नेता जो हैं वर्चुअल रैलीज कर रहे हैं या वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं किसानों को ये बताने के लिए कि उनके कृषि बिल के क्या फायदे हैं, लेकिन उसका भी जमकर विरोध हो रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जितने ही नामवर नेता हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके घरों के बाहर जो है किसानों ने पक्का मोर्चा या एक सिटिंग प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं वो शुरू किया हुआ है। वहां पर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। यही हाल हरियाणा में बीजेपी के जो बड़े सांसद हैं, हरियाणा में जो जेजेपी के अपने दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, जेजेपी के बड़े नेता हैं, उनके घर से भी कुछ दूर पर सिरसा जिले में किसानों ने एक धरना प्रदर्शन लगाया हुआ है। आज जो केंद्र के साथ बातचीत के लिए पंजाब से 30 किसान ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, एक 7 सदस्यीय कमेटी यहां से गई थी किसानों की बात करने। पहले से ही ये लग रहा था कि बातचीत जो है बेनतीजा रहेगी, और वही हुआ, क्योंकि किसानों की जो 3-4 प्रमुख मांगे हैं उनमें से सबसे पहली मांग ये थी कि हम सरकार से उसी वक्त बात करेंगे अगर प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री मीटिंग में आएंगे। लेकिन वहां आज फिर वही हुआ कि कृषि विभाग के जो सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल, वो किसानों से मिलने आए थे और कुछ देर ही मीटिंग चली होगी, उसके बाद जो है किसान नारा लगाते हुए बाहर आ गए। उन्होंने कृषि बिल की कापियों को वहां पर जलाया भी है। तो फिलहाल पंजाब में किसानों की इस बेनतीजा मीटिंग के बाद पंजाब में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि वो 19 तारीख को विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे, एक सत्र बुलाएंगे, और उसमें जो है कृषि कानून के खिलाफ कोई स्टेट असेंबली जो है एक बिल पास करेगी, उसको निगेट करते हुए, नकारते हुए। आगे की जो राजनीति है वो यहाँ दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सारी पार्टियां किसान के साथ हैं। पंजाब की अगर बात करें तो इसी बीच जो है किसानों ने भी और दूसरी विरोधी पार्टियों ने सरकार से ये बार बार अपील की थी, राज्य सरकार से, कि असेंबली सेशन जल्द से जल्द बुलाएं। तो असेंबली सेशन भी बुला लिया गया है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस पे टिकेंगी कि किसान अब क्या करते हैं। क्या ये जो रेल रोको या रोड रोको का जो अभियान उनका चल रहा है, क्या वो उसको और तेज करेंगे या किस तरह की रणनीति किसान अपनाते हैं, क्योंकि सरकार जो है, केंद्र सरकार, कानून वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही है। बिल्कुल संक्षेप में गजाली, आपने मुझे फोन पर बताया था किस तरह से जो रिलायंस के आउटलेट्स हैं, पेट्रोल पंप है, वो एक तरह से बंद है, क्योंकि किसानों को शायद डर है कि कॉर्पोरेट जगत से लोग हैं वो आ जाएंगे। उस लिहाज से क्या स्थिति?
देखिए, एक तरह से बताया है किसानों को, जो कानून से सबसे ज्यादा विरोध इसी बात का था कि बड़े कॉरपोरेट आ जाएंगे। बड़े कॉरपोरेट घरानों के जो बड़े नाम हैं वो अंबानी और अदानी का नाम यहाँ पर जो किसान हैं वो लेते रहते हैं। इसी वजह से रिलायंस कंपनी के कई पेट्रोल पंप पंजाब में, उसके बाहर लोगों ने पक्का जो सिट इन प्रोटेस्ट होता है वो किसानों की तरफ से किया गया है। कई आउटलेट्स जो ज्यादा ग्रामीण इलाके या आबादी जिस जिलों में है वहां पर ऐसा विरोध प्रदर्शन जारी है पंजाब में। गजाली, आप हालात पर नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मोहम्मद गजाली बता रहे थे किस तरह से किसानों का प्रतिनिधिमंडल केंद्र में आया था, अब उससे जुड़ी हुई जानकारी दे दे। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आज एक बैठक हुई। जो किसानों की जो ये बैठक हुई वो बेनतीजा रही। किसान बैठक बीच में ही छोड़ के चले गए। किसानों का कहना था कि इस बैठक में हमारी मांगों पर कुछ ठोस निकल कर नहीं आ रहा है। हमें मंत्री जी से बाद में भी मुलाकात का कोई भरोसा नहीं दिया जा रहा था। किसानों ने मंत्रालय के बाहर आकर कृषि कानून जो कागज थे वो उसको फाड़ा भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं और सौरभ ने तमाम किसान नेताओं से बात भी की थी। सौरभ, तो जो किसानों का रोष है वो बना हुआ है और आपसे जब मैं बात करते हुए किसान नेता को सुन रही थी तो उनका यही कहना था कि भले ही इस बैठक में कृषि मंत्री ना होते लेकिन हमें आश्वासन तो मिलता कि अगली बैठक में वो आएंगे या हमारी बात किसी ठोस नतीजे पर जाएगी। जी बिल्कुल निधि, देखिए ये पहली मीटिंग के लिए उनको बुलाया था जब, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम बात करने नहीं आएंगे क्योंकि आप कानून पास करवा चुके हैं और आप बात करने को तैयार नहीं है और आप बात करने के लिए भी दिल्ली बुला रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार मना कर दिया था, लेकिन दोबारा फिर काफी जो है इनको कहा गया केंद्र सरकार से कि आप आइए, बातचीत करिए, आपकी मांगों को हम सुनेंगे। तो आज यही वजह थी कि 29 संगठनों के किसान नेता यहाँ दिल्ली पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर के। देखिए, जब जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे तो उनको लग रहा था कि कृषि मंत्री तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रधानमंत्री ना मिले तो ना मिले। लेकिन जब वो बैठक में पहुंचे तो कृषि सचिव संजय अग्रवाल वहां पर मौजूद थे, तो वो नाराज हो गए कि आप देखिए, आप कृषि सचिव से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो थोड़ा सा राजनीतिक भी हो चला है। तमाम मंडी समितियों के लोग हैं और इसको पूरे फार्म बिल पास होने के बाद पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। तो यही वजह है कि आप कृषि मंत्री को बुलाइए वरना हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद निधि, उसके बाद जब उनको आश्वासन नहीं मिला तो उनको काफी गुस्सा आया और एक बात से और नाराज थे किसान निधि कि जब उनको यहाँ बुलाया गया उसी वक्त केंद्रीय कृषि गृह राज्य जो केंद्रीय कृषि गृह राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वो किसानों पंजाब में किसानों के साथ एक वर्चुअल रैली कर रहे थे और उनको इस फार्म एक्ट के बारे में जागरूक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो धोखेबाजी, एक तरफ आप हमें बुला करके बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कैंपेन वहां पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो मंत्री जी हमसे नहीं मिल सकते हैं और वो वर्चुअल रैली कर सकते हैं, जिसके बाद वो मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए। मैं आपको रोकूंगी क्योंकि हमारे साथ कुरुक्षेत्र के सांसद और राज्य के पूर्व मंत्री नायाब सिंह सैनी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी जी। आप लोगों ने, बीजेपी ने आज एक ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की, किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। सर, आप किस तरह से आंकलन कर रहे हैं किसानों के रोष को, जो उनकी परेशानी है या उनका गुस्सा है? जी देखिए, वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के गुंडे थे, गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी के गुंडे थे और वो निर्मल सिंह के गुंडे थे और उन गुंडों ने आज एक किसान की हत्या की है। किसान जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कानून बनाए हैं उनके समर्थन के अंदर हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से वो लोगों को जन जागरण अभियान के तहत कार्य कर रहे थे और इन लोगों ने सड़क के बीच में आकर के रोकने का काम किया। ट्रैक्टरों के ऊपर लाठियां बरसाई, पत्थर बरसाए, धक्का मुक्की की, किसानों को ट्रैक्टरों के ऊपर से नीचे गिरा और उनके जो सामान थे उसको तोड़ा और एक किसान की हत्या इन लोगों ने की है। इसके जिम्मेवार गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी है और इसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और इस हत्या की जिम्मेवार जो निर्मल सिंह के गुंडे हैं, ये सारे लोग किसान की हत्या के जिम्मेवार हैं। सैनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो भी मान्य बीजेपी के नेता हैं पंजाब हरियाणा में, उनके घरों के आसपास किसान बैठे हुए घेराव कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। आपके लिए चिंताजनक स्थिति है या नहीं? मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मंडियों में जा रहा हूँ, गांव के अंदर जा रहा हूँ। किसान अपनी फसल को आराम से मंडी के अंदर बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तुरंत अधिकारी उसका समाधान करते हैं, परंतु जिस प्रकार का इस लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम
इन कांग्रेस के गुंडों ने और गुरनाम चुड़ुन्नी के गुंडों ने किया। अरे आप प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात सुनने के लिए सरकार तैयार है, परंतु जिस प्रकार से किसान की हत्या की गई है इन लोगों के द्वारा, और सैनी जी मैं आपसे ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं जो हैं, लेकिन आपका क्या कहना है कि ये किसान नहीं है, ये आम किसान नहीं है जो सड़कों पर उतरा हुआ है? प्री प्लान इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने किया, ये कांग्रेस के लोग हैं। आप मूवी ये बनी हुई है, उस मूवी के अंदर आप लोग अगर देखेंगे तो इनके सारे नेता पदाधिकारी जो कांग्रेस युवा विंग का है वो सारा का सारा वहां पर खड़ा था। जो आज केंद्र में सैनी जी ठीक है, आपने बताया पंजाब जी, आपने बताया पंजाब हरियाणा में स्थिति है, लेकिन आज जब एक प्रतिनिधि मंडल किसानों का केंद्र में मिलने आता है तो कृषि मंत्री नहीं मिलते उनसे, ना ही कोई आश्वासन मिलता है कि कृषि मंत्री उनसे मिलेंगे। वो ऐसा जब ये बिल आया था, मैं हरियाणा के अंदर हम किसान प्रतिनिधियों को भी मिले थे, किसानों को भी मिले थे, हम जो किसान एसपीओज हैं उनको भी मिले थे, और भी अगर जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको भी हम मिले थे। हमने 2 दिन हरियाणा के अंदर रोहतक में, करनाल में, पंचकुला में हमने ये बात कही थी भी अगर किसी भी व्यक्ति को इस बिल में अपनी बात कहनी है या कोई भ्रम है या कोई उसकी शंका है वो हमसे आकर के बात कर सकता है। और हमने उनकी बात को सुना है और सुन करके उन किसान प्रतिनिधियों को लेकर के हम आदरणीय मंत्री जी को मिले थे और उनकी सारी की सारी बातें उसके अंदर सम्मिलित की गई हैं। परंतु जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या ये कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, इन्होंने आज एक किसान की हत्या की है, ये किसान कोई हत्या के जिम्मेवार हैं, ये किसान को मजबूत नहीं चाहते, ये किसान को कमजोर करना चाहते हैं। ये चुनावी प्रचार नहीं है, ये चुनावी प्रचार नहीं है, ये चुनावी प्रचार नहीं मैं कर रहा हूँ। आज मैं एक किसान की पीड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसान की जो हत्या हुई है बिल्कुल, तभी हमने आपको आपसे पूछा और आप आए, आप जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जो किसानों की समस्या उस पर ठोस तरीके से तवज्जो दी जाए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे दृश्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, जहां पर भारी बारिश हुई है, किस तरह से वहां पर हालात खराब हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। 2 जलाशयों में भी दरार से हालात खराब हुए। ये हैदराबाद की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में मुसी नदी का इलाका है जहां कल ही बाढ़ के बाद ये हालत हो गई। जिन इलाकों में सबसे बुरा हाल है उनमें से एक हैदराबाद है, जहां मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें दरिया सी बन गई है। हैदराबाद तेलंगाना में 14 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक बताया जा रहा है। तस्वीरों में पानी का तेज बहाव भी देख सकते हैं। गाड़ियां पानी में बहती हुई और डूबती हुई तो दिख रही हैं, लेकिन भयावह यह है कि किस तरह ये इंसान भी तेज गति के बहाव में बहता हुआ नजर आए। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात तो बने हुए हैं। बारिश का असर हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर भी देखा जा रहा है। हाईवे पानी में पूरी तरह से डूबा नजर आ रहा है और जो ये जलाशय 2 हैं जिनमें दरार आई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनसे आभास होता है कि देख सकते हैं किस तरह से पानी का बहाव है और रिसाव हो रहा है और जो गति है पानी की वो अपने आप में दिख रही है। कई इलाके पानी से भरे हुए हैं। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में कुछ इलाकों में हालत बेहद खराब है। यहाँ वाहन पानी में पलट भी गए हैं। आसपास के घरों में कई फीट तक पानी घुसा हुआ है। नेशनल हाईवे 44 में बाधा के कारण ट्रैफिक भी रोकना पड़ा है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर और जानकारी दे रही हैं। हैदराबाद की हालत ऐसी कैसी हुई? क्लाइमेटोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड यानी कि ऐतिहासिक बारिश हुई है। अक्टूबर के महीने में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 घंटे के अंदर अंदर होगा। मॉडरेट रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो 6 से 7 सेंटीमीटर
की बारिश की हम बात करते हैं, लेकिन कल अगर आप देखें तो 24 घंटे के अंदर अंदर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हैदराबाद में हुई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि हैदराबाद जो कि टैंक्स वाला एक शहर माना जाता है, 400 से ज़्यादा टैंक्स यहाँ पे एक ज़माने हुआ करती थी, लेकिन कल रात को 2 ऐसे टैंक्स जो नल्ला चेरुवु और अंबर चेरुवु दोनों ही टूट गए थे और उसकी वजह से पानी यहाँ से बहुत ज़ोर से आने लगा और उसकी वजह से बहुत सारे कॉलोनीज़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से पानी बहने लगा और लोगों को यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अब बहुत सारे लोग अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के काफ़ी सारे इलाकों में अगर आप देखें जो पुराना शहर का इलाका है, हमने बारकस में भी ऐसी एक विजुअल देखी जहाँ पे एक आदमी जो बह गया था पानी में, उसको कोई बचा नहीं पाया था क्योंकि पानी की रफ्तार उतनी ज़्यादा थी। संगारेड्डी में भी कुछ लोग जो अटक गए थे उनको बचाना पड़ा। अब्दुल्लापुर मेट में एक बस गिर गई थी और वहाँ से भी लोगों को बचाना पड़ा। एक कार बह गया था संगारेड्डी में, वहाँ से भी लोगों को निकाला गया। और अगर आप देखें तो तेलंगाना के काफ़ी इलाकों से बारिश की खबर आ रही है, लेकिन हैदराबाद शायद वहाँ पे एक लड़की और गिर गई है, शी जस्ट फेल। क्योंकि ऐसे पानी में बहुत मुश्किल होता है पता चलना कि कहाँ पे टूट की सड़क और कहाँ पे आप पाँव रख सकते हैं तो आप स्टेबल रहेंगे। और यही वजह है कि प्रशासन ने कहा है कि लोगों को यहाँ से घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके आप अपने घरों में रहिए। और यही वजह है कि सरकार ने घोषणा की है कि आज और कल तेलंगाना के जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो सारे ही बंद रहेंगे। अच्छी खबर ये है कि कल रात से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और अब जो 2 टैंक से जो पानी आया उसको संभालने की और जो फ्लडेड एरियाज है उनमें जान माल का नुकसान ना हो वो देखने की कोशिश अब प्रशासन कर रही है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आगे अब बिहार चुनाव की गहमा गहमी, राजनीति के नए चेहरे जो आज हुए। और अब बिहार के चुनाव की गहमा गहमी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर सीट से अपना पर्चा भरा है। इस दौरान उनके भाई तेज प्रताप यादव और पार्टी महासचिव भोला राय भी उनके साथ थे। तेजस्वी यादव 2015 में इसी सीट से चुनाव जीतकर महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने नामांकन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने गृह जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ लें, हम लड़ेंगे भी और हराएंगे भी। बिहार के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत अब लगा दी है। अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने आखिरी जनसभा की। उनकी ये रैली बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में थी। कभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इस समय लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने आज कांग्रेस में वो शामिल हो गईं। सुभाषिनी यादव ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जाकर कांग्रेस का दामन थामा। सुभाषिनी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। उन्हें बिहारीगंज से उम्मीदवार बनाया जाएगा। जी की तबीयत ठीक है, सुधार है उनकी तबीयत में, पर आज के दिन पे मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा भावुक क्षण है। मेरे पिताजी श्री शरद यादव जी ने महागठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में, पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ा था साझी विरासत के तहत। तो मैं उस महागठबंधन का हिस्सा हूँ। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और राजनीतिक मतभेद सब जगह होते हैं, पर जयप्रकाश नारायण जी ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी और मेरे आइडियल है वो।
और अब बिहार शरीफ से खबर है। लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर बिहार लौटे वो कोई कामकाज ना मिलने से बहुत ही परेशान हैं। उनकी नाराजगी सरकार से है और वो कह रहे हैं कि उनसे किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए। बिहार शरीफ से हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन की एक खास रिपोर्ट। कौन कौन काम बाहर करता था, हाथ खड़ा होकर बताइए। अच्छा, आप सब लोग बाहर काम करते थे। कहाँ आपका नाम और कहाँ काम करते थे आप? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। अच्छा, गुड़गांव में काम करता था। क्या करते थे आप? बिल्डिंग का काम करते थे। बिल्डिंग का करते थे। और मैं तमिलनाडु में ई रोड में रहता था। अच्छा, और मैं धागा कंपनी में काम करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत कुमार हुआ। अच्छा, और आप भी बाहर काम करते हैं? हाँ जी, चेन्नई में रहते हैं। प्लास्टिक के ऑपरेटर हैं। प्लास्टिक के ऑपरेटर हैं। अच्छा, गांधीधाम कार्गो में रहता था। कहाँ पे? गांधीधाम कार्गो में। गांधीधाम, गुजरात। गुजरात। अच्छा, कार्गो का काम करते थे। हाँ, मतलब प्लाई लोड में, मतलब कि काम। आपका नाम क्या है? जोगिंदर। अच्छा, कोयम्बटूर गांधीपुरम कास्टिंग का काम करते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार। अच्छा, तो आप सब जैसे क्या लॉकडाउन की वजह से वापस आ गए? हाँ, लॉकडाउन में हम लोग को वापस स्पेशल ट्रेन से हम लोग वापस आए थे। श्रमिक ट्रेन से। सरकार ने कहा था कि कोई प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना में जो सारे माइग्रेंट आएंगे उनको काम मिलेगा। ऐसा कुछ मिला उससे? कोई नहीं मिला, कुछ नहीं है। नहीं मिला? नहीं, हम लोग उसी टाइम आए थे लेकिन कोई काम नहीं मिला। खाना यहाँ पकाते हैं। चना का मतलब पीस के बनाते हैं। अच्छा, क्या करते, दाल नहीं, मसूरी का दाल नहीं, पैसे नहीं कि खरीद सकते हैं हम लोग। जो भी मतलब खेत में काटते हैं उसके बाद उसको जमा करके रखे हुए थे, उसी को पीस के दाल बना के खा रहे हैं। और राइस वाइट जो मतलब कच्चा चावल वही खाते हैं। आप सबने पिछली बार जैसे इस इलाके में ज्यादा किसको वोट पड़ा? कुछ सुनील कुमार को हम लोग वोट दिए, विधायक बनाए थे भाजपा के। हाँ, यहाँ हम खुद थे, हम वोट देने गए हैं। अच्छा, और बाकी लोग यहाँ ज्यादा सुनील कुमार को ही पड़ा? हाँ, सुनील को जितने किया वो है, आज तक तो बोला कोई नहीं आया, कहीं हुल के नहीं आया, कहीं नहीं। अब क्या सोचा है? अब यही सोचेंगे कि जो इंसान अगर जो मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको बनाने से हमको कोई फायदा नहीं है। तो ये पिछली बार किसको डाला था आपने वोट? नरेंद्र मोदी जी को डाला। इस बार कुछ सोचा है? इस बार क्या सोचेंगे, घर है, फूटल भांगल घर है, तो वो कॉलोनी तो देवे नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे। 6 महीना से घर में हस्बैंड भी बैठले हैं, कोई काम रोजगार नहीं मिल रहा है। हस्बैंड क्या करते थे? वो अथी वाला में रहते थे, डेकोरेशन में, शादी ब्याह होता है ना, उसी में रहते थे। घर में बच्चे? हाँ, 3 गो बच्चे हैं, सब कोचिंग क्लास करते हैं, लेकिन सबके अभी कहीं नहीं पैसा पड़ा है। कामे नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि बदलाव करें इस बार पूरा सरकार। हाँ, क्योंकि हम नीतीश कुमार को, ठीक है, उनको भी वोट देते हैं क्योंकि हम ही लोग चुनते हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हमारा बिहार में कितना मजदूर आए, हर चीज आप देखते अगर जो ऊपर से सबको, तो हम लोग ऐसे स्थिति में आज नहीं रहते। तो रोजगार वाकई बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कल आपको बताएंगे किस तरह से लौट रही है दिल्ली गुड़गांव में सिनेमा घरों की रौनक। तकरीबन 7 महीने बाद दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक के सिनेमा हॉल कल से खुलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन कई तरह की शर्तों का पालन इन सिनेमा घरों को करना होगा। दर्शकों को दूर दूर बैठना होगा। वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने पर ही फिल्म्स को देख सकेंगे। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी और जानकारी दे रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के पीवीआर सिनेमा में। ये वसंत कुंज में है और कल से सिनेमा हॉल्स जो है देश भर के कई सारे खुलने वाले हैं। पर आपका मूवी देखने का जो अनुभव है वो कैसे बदलेगा? जैसे ही आप टिकट काउंटर के करीब आएंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स हैं। इस तरह से आप अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टिकट खरीदना है तो वो भी एक उसके लिए एक पूरा डिजिटल मेथड बनाया गया है। आप जाएं, इस तरह से अपने किसी भी स्कैनिंग ऐप से इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप PVR के वेब पेज पर जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं टिकट और फूड एंड बेवरेज के 2 कॉलम आते हैं। आप अपने टिकट
और अपना खाना दोनों ही बुक कर सकते हैं डिजिटली। आगे जब आप आएंगे काउंटर की तरफ, तो यदि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप नकद देना चाहते हैं, आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 50 रुपये और 30 रुपये में अवेलेबल होंगी। 50 रुपये की जो किट है उसमें आपको अपने बैग के लिए कवर मिलता है, एक आर्म रेस्ट के लिए कवर मिलता है, हाथ रखने के लिए एक फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर अवेलेबल होंगे इस 50 रुपये की किट में। ये 30 रुपये की किट में आपको सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स मिलेंगे, साथ ही डिस्पोजेबल 3D ग्लासेस भी होंगे अगर मूवी 3D है तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितना भी ऑर्डर्स हैं वो सब 8 मिनट के लिए तकरीबन अंदर रहेंगे यूवी स्टरलाइजेशन मशीन के अंदर। जो आपके पॉपकॉर्न के डब्बे होते हैं वो अब आप देख सकते हैं कि एक लिड उनके ऊपर होगी ताकि वो कवर्ड रहे आपका सारा ही खाना। इनफैक्ट अगर आप जो यहाँ पे शो केसेस या कैबिनेट्स भी होते हैं जहाँ पे आपको खाना हमेशा डिस्प्ले पर मिलता था, कई सारी चीज़ें अब आप देख सकते हैं हर चीज़ जो है वो इस तरह से कागज़ की पैकेजिंग में है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं जिसमें वो सबको खाने को बंद कर दिया गया है। जो मुख्य बात है इस पूरे आपके मूवी देखने के अनुभव की, पूरा फिल्म देखते हुए आपको कैसा लगेगा उसकी अगर हम बात करें तो इस तरह से जो है हॉल की सीटें आप देख सकते हैं। हर जगह सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी पे ऑपरेट करना अलाउड है। तो मान लीजिए किसी भी हॉल के अंदर, इनके अलग अलग हॉल्स में सीटिंग कैपेसिटी अलग है, पर कहीं पर भी मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं तो सिर्फ 50 पे लोग बैठेंगे। नॉट टू बी ऑक्यूपाइड, हर एक सीट छोड़कर हर दूसरी सीट पर इस तरह के ये लेबल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर जो सीटों पे आप बैठ रहे हैं उन सबको सुरक्षित हो वो पूरी तरह से, वायरस का ट्रांसमिशन ना हो, क्योंकि सैकड़ों लोग रोज यहाँ से उठेंगे बैठेंगे, वो ना फैले, इसके लिए सैनिटाइजेशन लगातार होता रहेगा। पहला शो यहाँ पर एटलीस्ट पीवीआर वसंत कुंज में 12 बजे से शुरू होगा, दोपहर 12 बजे से, और मूवीज चलती रहेंगी रात 8 बजे तक। आखिरी शो 8 बजे खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि मॉल्स के ऊपर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। मोस्टली मॉल्स आजकल रात 11 बजे तक बंद हो रहे हैं, तो कोशिश ये की जाएगी कि 8 बजे शो खत्म करके इनका स्टाफ भी जो है बाकी मॉल के स्टाफ के साथ निकल सके। तो 12 से 8 के बीच में शोज होंगे। शोज कम संख्या में हो रहे हैं, पहले ज्यादा होते थे कोविड से पहले के समय में, पर सभी सावधानियों को बरतते हुए आपको ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपको फिल्म देखते समय कोई भी असुविधा ना महसूस हो। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिलहाल इसी खबर के साथ आज के लिए इतना ही। आगे देख सकते हैं आप बिंदास क्रिकेट। नमस्कार।